अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सबके? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? हम तो बड़ा एहसान है। जी सर, स्टार्ट लें या अभी थोड़ा वेट कर लें स्टूडेंट्स का? जी जी मैम, ऐशा आप स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैम, ऐशा मुझे स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, कंटिन्यू करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम, वालेकुम कैसे? अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। टुडे इज द लास्ट सेशन। ये चलो, दैट्स गुड। जी, आप लोगों को लास्ट टाइम सर ने बताया था। स्टार्ट कर दें फिर, अभी स्टूडेंट्स तो इतने ही है। जी जी मैम, करते हैं मैम, करते हैं। चलें ठीक है। लास्ट टाइम सर ने आपको बताया था कि जी स्ट्रीमलेट कैसे यूज करते हैं, और दूसरी बात यह है कि किस तरह से मॉडल के इंटीग्रेट करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड को। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उसका फर्दर उसको लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज डिफरेंट। लाइक लेट सपोज स्ट्रीमलेट हम लोगों ने की है। ठीक है, जो कि बेसिकली जिसका मकसद है कि लाइक मॉडल को इंटीग्रेट करेगी ये हमारे साथ, ये काम देगी हमें। पैंडास की हमने, ये भी एक पाइथन ही की लाइब्रेरी है। एसक्यूएल इंपोर्ट की लीनियर मॉडल के साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग जो है वो हमने उसको इंपोर्ट करना है स्टैंडर्ड स्केलर के साथ। अच्छा जी, ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद फर्दर हम मूव करेंगे। हम देखेंगे कि लाइक जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था, डाटा सेट लिया था डायबिटीज पेशेंट्स का, तो उसकी सीएसवी फाइल हमने यहाँ पे उसको लोड करना है। ये देखिए, हम लोग इधर की हुई है सीएसवी फाइल, उसको पहले हम लोड करेंगे इधर। उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, उसके लिए सिंपल क्या है, डाटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी फाइल। और यहाँ पे आप अपना जो है नाम दे देंगे उस सीएसवी फाइल का, जो पाथ है यहाँ से कॉपी करेंगे। जो आपका यहाँ पे आपको दी हुई है ना, नजर आ रहा होगा कर्सर मेरा। ठहरे मैं एनोटेट भी कर लूँ साथ। यस, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी ना ये। इधर हम लोगों ने इधर किया था ये डायबिटीज पेशेंट के लिए जो हमारा पास डाटा था, उसकी फाइल हमने यहाँ पे उसको लोड किया। आफ्टर दैट वी विल गो ऑन, सॉरी चैलेंज, वो हम करेंगे इधर। सीएसवी फाइल हमने ले ली, क्योंकि हमारे पास डाटा होगा तो हम उस पर काम करेंगे ना। आफ्टर दैट क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमने किया, हम फीचर स्केलिंग करेंगे। फीचर स्केलिंग कैसे करेंगे, फीचर स्केलिंग इस तरह से कि लाइक हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब पहली बात तो ये कि हमें डाटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि डाटा बेसिकली है क्या। ठीक है, यहाँ पे ये देखें डाटा दिया हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। या भी होगा, लास्ट टाइम आपको सर ने बताया भी होगा, हमने डाटा को अरेंज किया। अब देखिए इसमें फीचर डिफरेंट स्केलिंग से। कॉलम्स है। फीचर्स, यस, थ्रू फीचर स्केलिंग। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट इसके कॉलम्स हैं। प्रेगनेंसी है, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, उसके बाद इंसुलिन है, बीएम, ये इस तरह से एज डिफरेंट, ये सारे के सारे डायबिटीज है। डिफरेंट कॉलम्स दिए हुए, कॉलम्स इन दैट सेंस के जो जो डाटा में चीजें मौजूद हैं उनके कॉलम्स में। अब हमने बेसिक यहाँ पे आउटकम भी है। अब बेसिकली अगर डाटा को अंडरस्टैंड करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी कंपल्सरी कि हमें पता चले कि इंडिपेंडेंट कौन से वेरिएबल्स हम एज अ इंडिपेंडेंट कौन सा लेंगे और डिपेंडेंट कौन से होंगे। अब अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास ये सारे हैं। जो इंडिपेंडेंट डाटा जो हमारे पास इसमें होगा, लेट सपोज अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को आप उसको जब आप मेजर करेंगे या जो भी आप उसको जब चेक करेंगे, तो उसका जो आउटकम आएगा दैट वुड बी योर, क्या होगा, डिपेंडेंट डाटा। ब्लड प्रेशर इंडिपेंडेंट होगा बिकॉज उसकी बेस पे हम
चेक करेंगे कि आउटकम क्या है, कि लाइक ब्लड प्रेशर कितना है, तो दैट वुड बिकम आउटपुट या आउटकम। ठीक है, तो आउटकम यहाँ पे पूरे इस डाटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कम टू द बैक पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अब वो सारा डाटा तो हमारे पास इस तरह से था, अब हम डाटा को किस तरह से लेके चलेंगे, अब उनको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो डाटा में से जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से अलग करेंगे, हमने लिया एक्स वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, अपने डाटा का डाटा डॉट ड्रॉप, ड्रॉप से करेंगे, ड्रॉप का फंक्शन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना जो हमें चाहिए ना कि विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम अलग कर देंगे अपने बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट जो हमारे कॉलम्स हैं जिन पे हमारा डाटा जो है रिलाई करता है। अच्छा, अब हमने किया x इज इक्वल टू डाटा डॉट ड्रॉप आउटकम, और x एक्सिस इज इक्वल टू 1 मींस सॉरी x इज इक्वल टू 1 मींस के लाइक हमने पूरी रो उठानी है या पूरा कॉलम उठाना है। अब डेफिनेटली यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, हम अपने डाटा की आउटकम की बात कर रहे हैं, तो आउटकम में हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा कॉलम हम उठाएंगे। ठीक है, पूरा कॉलम जब हम उठाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे x इज इक्वल टू 1। अब y में हमने वो जो ड्रॉप करवाना है, कॉलम जो लिया वो हमने दे दिया y इज इक्वल टू डाटा आउटकम। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने फीचर स्केलिंग किस तरह से करनी है, ये तो कर ली हमने, फीचर्स को सेपरेट कर लिया। अब हमने स्टैंडर्डाइज कैसे करना है फीचर्स को, वो करेंगे हम उसके स्केलर के थ्रू, और ये भी हम यहाँ पे लाइब्रेरी वी हैव ऑलरेडी इम्पोर्ट दैट कि जी हमने करना है स्टैंडर्ड स्केलर, किस तरह से हमने करना है। अब स्टैंडर्ड स्केलर बेसिकली क्या है कि हमने फीचर्स को देखना, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डाटा है, डिफरेंट टाइप इन दैट सेंस कि लाइक हम इंटीजर्स भी हैं और फ्लोट वैल्यूज भी हैं, तो हम उनको उसको उस चीज को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको फिट करेंगे ताकि हमें पता चले जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है इंटीजर्स की, हम इंटीजर्स डाटा ले लेंगे, जहाँ पे हमें उसको है फ्लोट वैल्यू चाहिए वो अकॉर्डिंग टू फ्लोट हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक और क्लियर। बेसिकली थोड़ा सा इजाफा कर दूं मैं, स्टैंडर्ड स्केलिंग मेथड हम ना तब मोस्टली यूज करते हैं जब हमारे पास ना सेंसिटिव डाटा डाटा होता है। सेंसिटिव डाटा से मुराद जिस तरह का ये केस है ना, जब हम ह्यूमन केस को स्टडी करते हैं या मेडिकल फील्ड को स्टडी करते हैं ना, तो हम मोस्टली ना स्टैंडर्ड स्केल का मेथड यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास आउटपुट होती है कि उसको शुगर डायबिटीज है कि नहीं है, या पेशेंट मर गया या जिंदा है, इस तरह के सेंसिटिव केसेस में स्टैंडर्ड स्केलर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो है ना हर कॉलम हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं जिनमें डाटा मेजोरिटी की फॉर्म में होता है, लाइक के 150 200 तक ना उनका लेवल गया होता है। और कुछ डाटा होता है जिनकी जो हमारे पास आउट वैल्यूज होती हैं, इनपुट वैल्यूज वो कम होती है, जैसे 10 हो गया 20 हो गया। तो वो जो कम वाली होती है ना वो उनके ऊपर डोमिनेट कर जाती हैं हाई वाली वैल्यूज मशीन लर्निंग में। तो स्टैंडर्ड स्केलर मेथड क्या करता है कि हर एक को ना इक्वल अहमियत देता है, कि हर कॉलम को इक्वल अहमियत देता है, किसी की वैल्यू अगर ज्यादा भी है किसी की वैल्यू कम भी है, उन सबको इक्वल लेके चलता है। इसलिए हम स्टैंडर्ड स्केलर मोस्टली ना जब हम यूज करते हैं जब हम सेंसिटिव डाटा को स्टडी कर रहे होते हैं। जी जी मैं यहाँ आशा कंटिन्यू कर रहा जी यहाँ तक अगर किसी का पॉइंट है तो प्लीज डू आस्क, देन वी विल मूव फर्दर। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके जी, जी जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो हमने मॉडल जो है वो हमने ट्रेन करना है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने ऑलरेडी लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। ठीक है, उसमें हम फिट करेंगे अपना एक्स स्केल, वही जो अभी सर ने भी एक्सप्लेन किया, जो हमने हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। ये जी जी ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड स्केलिंग हम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे सर ने मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में बताया था कि अगर तो आपके डाटा की जो एक्यूरेसी है वो फिट अच्छी आ रही है तो आपको स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब हमारी एक्यूरेसी थोड़ी वो है तो फिर हम स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे स्टैंडर्ड स्केलिंग एक्चुअली थोड़ी इसलिए क्लियर नहीं है कि हम पहले ही स्टैंडर्ड स्केल अप्लाई कर देंगे या हम पहले उसको चेक करेंगे एक्यूरेसी को और उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलिंग की तरफ जाएंगे। नहीं इसको अगर थोड़ा बेसिकली एक्सप्लेन कर। बेसिकली हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है ना इस टाइम सेंसिटिव केस है हमारे पास ना, क्योंकि हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं। हमारे एक फैसले से उसका टोटल कंडीशन चेंज हो जाती है कि उसको डायबिटीज अगर उस नहीं है सर हम इस कह तरह देते हैं तो हर डायबिटीज है। मेडिकली डाटा या कोई भी डाटा जो है वो हमारे पास सेंसिटिव ही होता है। यस एग्जैक्टली।
तो तो उसमें हम हम कब तक ज्यादा स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई कर देते हैं पहले ही? जी जी, जब सेंसिटिव डाटा आएगा ना, आपके स्टैंडर्ड स्केल मेथड के ना अप्लाई करने के दो रूल्स हैं। एक तो जब आपके पास सेंसिटिव केस होगा तब आपने स्टैंडर्ड स्केल अप्लाई करना है, ओके। और दूसरा केस आपका ये होता है कि जब आपके पास ना डेटा सेट को देख के आपको आइडिया हो जाए कि मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं जिनकी जो मेजोरिटी में है, कुछ कॉलम्स जो माइनॉरिटी में। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट कर जाती है मशीन लर्निंग में। तो तब उस केस में आपको स्टैंडर्ड स्केल अप्लाई करना पड़ता है उसके साथ। लाइक के लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको वो डेटा सेट में से भी दिखाया था कि किस तरह मेजोरिटी, और एक कॉलम्स मेजोरिटी में था, एक माइनॉरिटी में था। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कट रही। स्टैंडर्ड स्केलिंग में क्या फर्क है? जी जी। मैम आपकी आवाज नहीं सही आई मुझे। मैम मैं पूछना चाहती हूँ स्केलिंग स्टैंडर्ड स्केलिंग मुझे ही इनकी आवाज कट रही है कि सबको आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं सर सही अभी आ रही। आवाज क्लियर? नहीं मैम, कट रही है आवाज आपकी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैम अभी क्लियर है आवाज? मच बेटर एज कम्पेयर प्रीवियस वन। वो पहले तो बिल्कुल ही कट रही थी, अभी थोड़ी सी आई है। पूछिएगा प्लीज। मैम मैं पूछना चाहती हूँ रैंडम स्केलिंग और स्टैंडर्ड स्केलिंग में क्या डिफरेंस है? रैंडम स्केलिंग एंड स्टैंडर्ड स्केलिंग। जी सर, प्लीज आंसर देंगे आप क्या मैं दूं? स्टैंडर्ड स्केलिंग का बेसिकली रैंडम स्केलिंग मैंने ये नहीं देखा, मेरा उसका आइडिया नहीं है रैंडम स्केलिंग का, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड स्केल यूज किया है। रैंडम स्केल का मुझे उसका आइडिया नहीं है अभी। सर मुझे लगता है जो रैंडम स्केलिंग है ना, जब आपके पास डाटा कम होता है तो डुप्लीकेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, आई थिंक सो वो है। मे भी हो सकता है, रैंडम स्केलिंग से कभी मैंने वर्क नहीं किया। ओके सर। जी, नेक्स्ट उसके बाद हमने अपना मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है, मॉडल डॉट फिट एक्स स्केल्ड और वाई केम। ठीक है, ये हमने मॉडल अपना ट्रेन कर लिया। और उसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, हमने अपना फंक्शन, जो हमारे पास जो डाटा में जितना हमें दिए हुए थे, जो कॉलम्स दिए हुए थे, जो जो कॉलम्स दिए थे, शुगर थी, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, वो सारी के सारी हमने यहाँ पे एक उनकी, एक सेकंड में इसको जरा जी, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे उनको एक उनके एक इधर, सॉरी क्या कहते हैं, उनके इधर इधर हमने बना ली, लिस्ट बना ली। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस सब को, उन सब के लिए एक, अब क्या करेंगे, इनको उसको न्यू डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, न्यू डाटा क्या, हम 2D एरे लेंगे। लाइक ठीक है, तो वो हमें शो उसके शो करेगा कि जी आपका आउटपुट उसकी बेसिकली हमें देगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम प्रिडिक्शन, अब मॉडल क्या प्रिडिक्ट करेगा, वो इट डिपेंड्स ऑन न्यू डाटा। मॉडल ने जो भी प्रिडिक्शन देनी है, हम जो उसको पहले न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लिया अपना जो प्रीवियस डाटा था, तो अब वो 2D एरे में है, तो मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा कि वेदर पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज से रिलेटेड ही हम लेके चल रहे हैं कि पेशेंट को है या नहीं है। तो उसके बाद प्रिडिक्शन में मॉडल प्रिडिक्ट करेगा न्यू डाटा को लेते हुए 2D एरे में, और रिटर्न करेगा प्रिडिक्शन उसकी जो भी होंगी। यहाँ पे हमने लिया रिटर्न प्रिडिक्शन 0। आफ्टर दैट बेसिकली ये हमने किया क्या है कि असल में ना हमने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन बनाया किस चीज़ के लिए, कि अपनी ना प्रिडिक्शन को कॉल करने के लिए। कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप में से किसी को आइडिया है ना, तो जब हमें इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, जहाँ पे हमने प्रिडिक्शन लेनी होगी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। और इसके कुछ पैरामीटर्स है, हम हमें वहां पे ना उसको वो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। और वो पैरामीटर्स दे के ना हम इस एग्जैक्टली इस फंक्शन को ना कॉल कर लेंगे। ये हमने फंक्शन इसलिए बनाया है, ये फंक्शन हमें सिर्फ क्या करेगा, हमें सिर्फ ना प्रिडिक्शन करके देगा एज इट इज। ये सिर्फ इसका ये वर्क है। और यहाँ स्केलर और ट्रांसफॉर्म इसलिए यूज किया कि हमने ऊपर ना स्टैंडर्ड स्केलर मेथड यूज किया था। और जब हमने आउटपुट लेनी है ना, जब मॉडल को हम डाटा देंगे और उससे आउटपुट लेनी है, तो हमें उसको भी स्केलर ट्रांसफॉर्म से गुजारना पड़ेगा। स्केलर ट्रांसफॉर्म से हमारा डाटा सारा गुजरेगा, तो फिर जाके हम मॉडल को देखेंगे। क्योंकि मॉडल जब हमारा डाटा सेट पे ट्रेन हुआ था, तो हमने उसकी पहले स्टैंडर्ड स्केलिंग की थी। तो उससे उसको भी डाटा देने से पहले हमें उसकी स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें मॉडल प्रिडिक्शन दे उसकी। यस, क्योंकि डाटा हमारा सेंसिटिव है, तो हमें ये चीज चेक करनी है। अब इस चीज को उसको चेक करने के लिए हमें साथ में ये इस तरह से उसको लेके फीचर स्केलिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, हम, सॉरी,
फर्दर क्या है कि प्रिडिक्शन हम लेके चल रहे हैं, मॉडल प्रिडिक्ट करेगा हमें न्यू डाटा पे, सर ने आपको बता दिया। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक स्ट्रीमलेट ऐप लेके बनाएंगे। उसमें क्या हम करेंगे, ST डॉट्स टाइटल, टाइटल दिया हमने, किस चीज को हमने बेसिकली हमने फोकस करना है। हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है डाटा में, तो हमने लेना है बेसिकली डायबिटीज प्रिडिक्शन करवानी है। क्योंकि हम मॉडल को ट्रेन अकॉर्डिंगली कर रहे हैं कि हमें वो डायबिटीज के बारे में बताए, तो हम यहाँ पे हमें जो टाइटल हमने दे दिया उसको डायबिटीज प्रिडिक्शंस का। आफ्टर दैट ऐड करेंगे हम, एक सेकेंड जी, हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने डिफरेंट ये फील्ड्स ले ली ना उसकी, हमने यूजर की इनपुट लेनी है। अब ये बेसिकली ये जो सारा वर्क हो रहा है ना कि प्रेगनेंसी, ST, यहाँ पे वही हमने जो अपना वो जो लाइब्रेरी यूज की है, ST.नंबर, और इनपुट नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज क्या है, मिनट्स, उसके मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं स्टेप, कि कितना स्टेप वो आपकी स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा। ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, उसके बाद इंसुलिन है, BMI है, डायबिटीज, एज, ये सारे के सारे फीचर्स हमने यहाँ पे उसको दे दिए। एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा और हमें उसकी आउटपुट देगा यूजर को। अब प्रिडिक्शन जब हम करवाते हैं तो हमने सर ने पिछली दफा भी आपको बताया था कि बटन बनाते हैं, तो वो बटन को क्लिक करेगा, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उसके मॉडल को हमने ट्रेन कर चुके हैं। अब यूजर आता है या पेशेंट आता है, तो वो अब यहाँ पे क्या करेगा कि लाइक यहाँ पे इफ ST.बटन, ठीक है, वो यहाँ पे बटन को प्रेस करेगा तो उसको प्रेडिक्शन मिल जाएगी कि वो सारी जब इंफॉर्मेशन अपनी देगा कि ग्लूकोज कितना कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, स्किन थिकनेस, वो सारी जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे देगा, और उसको उसको आउटपुट मिलेगी बटन को क्लिक करने से। बटन बनाना सर ने पिछली दफा आपको सिखाया था कि किस तरह से बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन जो भी है, जैसे ये सारी की सारी यहाँ पे हमने दे दी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, ये सारी हमने यहाँ पे एज तक दे दी। उसके बाद क्या करेगा, अब वो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, अगर तो वो हमारा जो कंज्यूमर है, सॉरी जो हमारा जो है प्रिडिक्शन। प्रेडिक्शन, प्रिडिक्शन। सॉरी, प्रिडिक्शन अगर वन आती है तो 0 1 की फॉर्म में हमारे पास प्रिडिक्शन आएगी बेसिकली। प्रिडिक्शन हमारे पास 0 1 की फॉर्म में आएगी ना। तो अगर तो वो प्रिडिक्शन में क्या है कि इज इक्वल टू 1, तो उसमें वो आउटपुट क्या उसको शो करवाएगा, द मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट द इंडिविजुअल हैज डायबिटीज, कि उसको डायबिटीज है अगर तो इज इक्वल टू 1। अदरवाइज क्या होगा, वो ये दे देगा कि उसको डायबिटीज नहीं है। तो ये इफ एल्स की कंडीशन हम लोगों ने लगा दी, जो कि बैक एंड पे सारा वर्क हो रहा है, और वो पेशेंट जो है जस्ट उसको अपनी इनपुट देगा कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमें ये कंडीशंस के थ्रू उसको आउटपुट इसके से किस तरह से शो हो जाएगी। अच्छा, अब इसको भी किस तरह से करेंगे, अभी हम इसका इसको रन करते हैं। करके पे भी देख लेते हैं। और ये बेसिकली सेम यही भी मेथड हमने यूज किया था, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वही मेथड है जो हमने यूजर इनपुट लेते थे पाइथन में ना। और जब हमने स्ट्रीमलीट में फ्रंट एंड बनाना होता है ना, तो हमें फ्रंट एंड से आउटपुट चाहिए ताकि वो हमारे बैक एंड पे जाए। हमने इस लेक्चर में क्या किया कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ ना इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो ये रेड में मार्क किया है, ये सारा इनपुट है जो हम ना फ्रंट एंड से ले रहे हैं। और ये सारा इन वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है, ये सारे वेरिएबल्स में आके ना हमारे फ्रंट एंड की ना इनपुट स्टोर हो रही। अब हमने ये सारी इनपुट देनी है अपने बैक एंड को। बैक एंड पे हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ था हमने, ये फंक्शन। इस फंक्शन में हमने ये सारे पैरामीटर्स पास कर दिए। अब ये सारे पैरामीटर पास होंगे तो वो पैरामीटर जाएंगे इस फंक्शन के बाद, ये फंक्शन रन होगा और ये न्यू डाटा में जाके सारे पैरामीटर्स ना मॉडल को मिलेंगे। फिर मॉडल हमें एक प्रिडिक्शन देगा, जो प्रिडिक्शन हमने यहाँ से रिटर्न करवाई वो रिटर्न होके ना इस वेरिएबल में स्टोर होगी प्रिडिक्शन। वो यहाँ तो 0 की फॉर्म में होगी या 1 की फॉर्म में होगी हमारे पास प्रिडिक्शन। तो अगर 1 होती है, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक रिलेशन यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास डाटा क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा बेसिकली। तो अगर 1 होता है तो हमने उसको कह दिया कि पेशेंट को डायबिटीज है। अगर 1 नहीं है, 0 है, तो फिर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। बेसिकली ये वर्क था। अब स्ट्रीमलीट ऐप को रन करने का भी आपको लास्ट टाइम बताया था ना किस तरह किया, तो मैम आयशा एक दफा आपको करके दिखा देती। जी सर। मैम आयशा इसको टर्मिनल में ओपन कर लीजिएगा, app.py को एक दफा, वो अपने फोल्डर पे जाके नीचे वाला थर्ड वाला। ओके।
ये जो सेकंड ये में ना, फोल्डर था। ये दो दे रहा है। जी जी, इसी पे क्लिक करें और ऐप डॉट पाई पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा। जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या था? अब वो सर कमांड थी, बोलिएगा। स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट STREMLIT, ये स्ट्रीमलेट डॉट स्ट्रीमलेट स्पेस देनी है, स्पेस रन। इतना लिखने के बाद ना आपने जो आपकी ऐप का नेम होगा सिर्फ वो लिख देना जो आपकी फाइल का नेम होगा। लाइक है हमारे केस में है ऐप डॉट पाई, तो ऐप डॉट रन के बाद स्पेस आती है, रन के बाद स्पेस। ओके, ऐप डॉट पाई, पाई। एग्जैक्ट। और इसकी वर्किंग देखने के बाद हम इसके बाद ना इसकी डिप्लॉयमेंट भी देखते हैं। अगर आपने स्ट्रीमलाइन में ऐप बना लिया है ना, तो इसको डिप्लॉय करके भी देखेंगे हम कि इसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है। ये हमारी आउटपुट आ गई। सॉरी, अब यहाँ पे सबको लेट सपोज हम इधर 1 1 कर देते हैं। लेट सपोज 1। जो इंटीजर्स में आ रहे हैं ना वो खुद ही वो उसको कर देगा। 8 सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं, 40 कर देते हैं। तो द मॉडल प्रेडिक्ट दैट द इंडिविजुअल डजंट हैव डायबिटीज। तो वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्योंकि उसको हमने 1 1 सारा दिया। तो उसके बाद वो ये एज हमने 40 दे दी, तो वो उसने कहा है कि उसको डायबिटीज नहीं है। जी सर, फर्दर। सर जी इसको जी डिप्लॉय कैसे करते हैं? लाइक अगर हम रन टाइम पे रन करें तो हम कमांड तो नहीं रन कर सकते ना? जी जी, क्या कह रही हैं आप? सर मैं पूछना चाहती थी इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं? अभी वही करने लगे, हम इसके बाद करते हैं। आप और मैं आपको तब दिखाता हूँ डिप्लॉयमेंट की किस तरह से होगी हमारे पास। ओके, बेसिकली ये थी ना इसकी वर्किंग के मतलब हमारे पास जो मॉडल था ना, ये सारा फ्रंट एंड है हमारे पास। जो भी मैं आपको शो करवाया ना, आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स पास करेंगे ना डेटा सेट में से उठा के, और प्रिडिक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिडिक्शन मिलेगी कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं। बेसिकली ये वर्क हो रहा है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसकी वर्किंग में? फिर इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेसिकली फ्रंट एंड पे ये शो हो रहा होगा ना, यही पेज। उसको उसको बैक एंड पे क्या हो रहा उसको नहीं मालूम ना। तो फ्रंट एंड पे यही शो हो रहा होगा पेज। वो अपनी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेगा और इस तरह से उसको प्रोडिक्शन मिल जाएगी कि वैसे उसको डायबिटीज है या नहीं है। जी सर, मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ? जी 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 जी, आप करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम आयशा, आपने बहुत थैंक अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक बेसिकली आज मेरा गला खराब था, तो इसलिए मैम आयशा ने प्रेजेंट किया और वेरी नाइसली इन्होंने प्रेजेंट किया। बेसिकली इनकी फील्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया इन्होंने। ओके, बेसिकली यही था ना जो मैम आयशा ने आपको प्रेजेंट किया था। ये मॉडल अभी उन्होंने आपको रन करके दिखाया कि इसका फ्रंट एंड बैक एंड सारा ना, कि जब हमारे पास आप बैक एंड पे हमने फ्रंट एंड पे जो 1 1 आउटपुट दी ना, वो सारी यहाँ आई, इन वेरिएबल्स में आके स्टोर हुई। ये वेरिएबल मेरे फंक्शन में पास हुए हैं। जब मेरे फंक्शन के पास गए ना ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे, तो ये जाके हो गए स्केलर ट्रांसफॉर्म से गुजरे, और मॉडल को दिए मैंने। मॉडल ने मुझे इसके अगेंस्ट एक प्रिडिक्शन दी है। यही वर्क हुआ। ऊपर वाला जो सारा वर्क है वो हमारा बैकएंड है, जो इसमें ना मॉडल ट्रेनिंग में यूज हुआ था, जिसका हमारे स्ट्रीमलीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाला हिस्सा। और बाकी ये वाला हिस्सा जो उनसे हमारा ये स्ट्रीमलीट के साथ अटैच था, ये हमारा फ्रंट एंड है, जिसमें फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ अटैच किया प्रिडिक्शन के साथ। और ये वाला हिस्सा सारा वही है जो हमने ना मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया था, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रीमलीट के साथ अटैच नहीं किया। सिर्फ बैकएंड में पड़ा हुआ है, इसके सिर्फ बैकएंड पे यूजर को पता है सिर्फ, और किसी को नहीं पता। जो फ्रंट एंड पे शो होगा सर ये सिर्फ आपको रिपीट वही इतना कीजिएगा, हिस्सा। ऐप डॉट जिप क्या है यहाँ पे? ये वैसे वो मैंने जिप फाइल बनाई थी इसकी, शेयर करने के लिए ना जिप फाइल बनानी पड़ती है। इसको भी और डिलीट कर सर देता हूँ। इसको रिपीट कीजिएगा, अभी आप जो बैकएंड वाली बात कर रहे थे कि क्या हमारा बैकएंड पे होगा? बैकएंड पे हमारे पास ना ये वाली जो चीजें ना, ये सारी बैकएंड पे होंगी। इसका फ्रंट एंड के साथ ये लिंक नहीं है कोई भी। ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है ये सारा। फ्रंट एंड तो सिर्फ स्ट्रीमलेट से स्टार्ट होता है ना, जब हम उसमें वो डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं।
जी जी, फ्रंट एंड वही होता है, और फ्रंट एंड को बैक एंड पे साथ हमने जहाँ लिंक किया है ना, वो हिस्सा ये है। इस जगह पे हम कहते हैं कि हमारे ना इंटीग्रेशन हुई है फ्रंट एंड के बैक एंड के साथ। ये सारे पैरामीटर्स हमें फ्रंट एंड से मिलके आए, ये सारे पैरामीटर्स आए हमारे पास फ्रंट एंड से, और हमने इसको बैक एंड के साथ अटैच कर दिया। प्रिडिक्शन में हमने ये पैरामीटर्स दे दिए। बेसिकली ये इंटीग्रेशन है, डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसको हम सर इंटीग्रेशन कहते ये तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसमें आपने तमाम पैरामीटर्स क्या ट्रांसफॉर्म किया था। हैं। जी जी, पैरामीटर्स मैंने पास किए ना, ये पैरामीटर्स मेरे पास फ्रंट एंड से आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ से लिए हैं। यहाँ पे आके ना मैंने फ्रंट एंड से पैरामीटर्स लिए हैं इस जगह ओके ओके ठीक है, मतलब यहाँ से पे। पैरामीटर्स वहां गए, वो फंक्शन में कॉल होंगे, उसका ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा और वो हमें रिटर्न करवा देगा प्रिडिक्शन। जी जी, बेसिकली एग्जैक्टली यही काम हुआ है। ओके सर। ओके, अब जब हमने डिप्लॉयमेंट करनी है ना, तो हमारे पास ना रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की एक फाइल बनती है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमने क्या करना होता है, इस फाइल में ना हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरीज हमने यूज की है ना, इसमें हमें वो देनी पड़ती हैं कि जो हमने लाइब्रेरीज ना यूज कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लाइक के मेरी इस पूरी ऐप में ना ये लाइब्रेरीज यूज हुई हैं, ये ऊपर 4 है ना। तो मुझे जब डिप्लॉयमेंट करनी है ना, तो आपको सारी लाइब्रेरीज बतानी पड़ेंगी कि आपने ना कौन सी लाइब्रेरीज यूज की हैं इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जाके आपने लिखनी होती है। लाइक एक मेरी सर ये स्ट्रिपलेट एक यूज, बेस्ट प्रैक्टिस है ना, या ये मैंडेटरी है? ये लाजमी है, इसके बगैर डिप्लॉयमेंट नहीं होती। ओके सर। एक मेरे पास स्ट्रीमलीट यूज हुई थी आपको पता है, और एक मैंने पांडास की लाइब्रेरीज यूज की है इसमें। ओके, और पांडास के अलावा एक लाइब्रेरी जो मेरे पास यूज हुई थी स्किटलर्न, जिससे हमने ना एसकेलर्न को इम्पोर्ट किया था। SCIAIT स्किट स्किटलर्न। ओके, बेसिकली ये लाइब्रेरीज थी जो मेरे पास ना यूज हुई थी। तो ये सारी ना लाइब्रेरी सबसे पहले आपने यहाँ रिक्वायरमेंट OTXT में ना लिख लेनी। इनके आगे आपने इनका वर्जन ही लिखना, कुछ में ना इस तरह करके ना वर्जन भी लिखा होता है। लेकिन जब आप स्ट्रीमलीट के साथ कर रहे होंगे ना ये, तो आपको ये बहुत मसला करेगा। ओके, आपने स्ट्रीमलीट में ना इसका वर्जन ही लिखना है। खास ये जिस चीज का ख्याल रखना है आपने डिप्लॉयमेंट के दौरान, वो आपका पाइथन का वर्जन होगा, जो आपको नीचे शो हो रहा है ना मेरा। आप पाइथन के किस वर्जन में काम कर रहे हैं, और कौन से, और बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करें, आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें, इन्वायरमेंट के अंदर आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें, और फिर रिक्वायरमेंट OTXT की फाइल बनाएं जब आप हाई लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ओके। और ये किस तरह बनाते हैं, ये भी एक थोड़ी सी सर अगर लेक्चर थी। हम वर्जन लिख दें तो वो बेटर अप्रोच नहीं होती सर आप क्या कहते हैं? जी जी, वो बेटर अप्रोच नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी वो। आपके पास डिप्लॉयमेंट में बहुत सारे इश्यूज आएंगे अगर आप उस तरह करते हैं तो। ये पाइथन का वर्जन आप सबको शो हो रहा है ना, ये मैंने 3.10 यूज किया होगा। ये सर शो हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली जो आपका पाइथन का वर्जन होगा ना, जिसमें आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, आपने वही पाइथन के वर्जन में डिप्लॉयमेंट करनी है जो आपकी यहाँ पे रन हो रहा होगा। और बाजू का ये इशू आता है कि पाइथन अगर 3.10.0 में मैंने प्रोजेक्ट बनाया और पाइथन 3.10 में मैं अगर चला रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा। हर वर्जन की ना अपनी रिक्वायरमेंट होती है लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंगली। तो हमें इस वर्जन का खास ख्याल रखना है। फिर हमें यहाँ पे ना हमें फिर यही नहीं देना पड़ेगा कि इसका कौन सा वर्जन हमें चाहिए, क्योंकि अगर 3.10 देते हैं ना, तो इस इन लाइब्रेरीज का ना 3.Python 10 में जो फंक्शन होगा, वो ही इंस्टॉल होगा डिप्लॉयमेंट के दौरान, कोई और नहीं होगा। तो आपने बेसिकली इस चीज का बहुत ही खास ख्याल रखना है, वरना डिप्लॉयमेंट में आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ये आपने चीजें बना सर ली ना हमारी दोबारा शो प्रोजेक्ट। करवाइएगा, पाइथन का वर्जन आपका किधर शो हो रहा है? ये वाला जहाँ पे इस टाइम मेरा कर्सर है, ओके। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ना मेरे पास 4 वर्जन इस टाइम पड़े हुए हैं, 3.9.7, 10 है, 11 एंड 12 है। तो मैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट में 10 यूज कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट दूसरा मतलब कि इसमें एज अ पाइथन की वर्जन का कोई इशू नहीं होगा हमें, या 3.9 में भी चलाएंगे ना चल जाएगा, क्योंकि इसमें एज इट इज लाइब्रेरीज का ऐसा कोई एज इट इज इशू नहीं है। ये पिछले पाइथन की ना, ये लाइब्रेरीज कब से इसी की इस तरह ही है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं हुई लाइब्रेरीज की। वरना कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनके जैसे पाइथन वर्जन चेंज होता है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो बेसिकली इसको आप 9 में भी रन कर सकते हैं और 12 में भी रन कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए मैंने इन्वायरमेंट भी खास क्रिएट नहीं किया। और रिक्वायरमेंट और TXT की फाइल बन के अब आपने क्या करना है, इन फाइल्स को गिटहब पे अपलोड करना है आपने।
ये गिटहब होगा ना आपके पास, यहाँ पे आपने रेस्पिरेटरी आपको अगर बनानी, मैं न्यू बना के दिखा दूँ या आप लोग बना लेंगे? रेस्पिरेटरी किस तरह बनाते हैं? सर न्यू बना रहे स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाएगा थोड़ा, जिन्होंने नहीं बनाई पहले। ओके, असल में न्यू रेस्पिरेटरी बनाएंगे, ये इसलिए बनाते हैं कि हमें ना डिप्लॉयमेंट गिटहब से करनी पड़ती है। हम गिटहब में ना अपनी सारी जितना भी प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे अपलोड करेंगे, और फिर हम यहाँ से जाके ना डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसके बगैर डिप्लॉयमेंट नहीं होगी हमारी, गिटहब पे हमें अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना मैं एक नेम रख लेता हूँ अपनी क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी का। डायबिटीज नेम रख लिया मैंने, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना चाहे ना देना चाहे, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, मतलब कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ओके, और यहाँ पे मैंने क्रिएट रेस्पिरेटरी कर दिया, तो यहाँ पे मेरी क्या होगी कि रेपोजिटरी क्रिएट होगी। ओके, अब क्या करना है कि इस जगह पे ना मैंने अपनी वो सारी फाइल्स अपलोड करनी है जो मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ऐड अ फाइल पे जाता हूँ, अपलोड फाइल करनी है, यहाँ पे चूज फाइल, और एक में ये ऐप डॉट पाई थी। ये तीन फाइल्स थी ना मेरी जो मेरे प्रोजेक्ट में यूज हुई है, एक डाटा सेट, एक ऐप डॉट पाई, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल्स। तो यहाँ पे मैंने उनको अपलोड किया और कमेंट चेंजेस कर दिए। तो ये सारी मेरे पास क्या होंगी, ये यहाँ पे आगे मेरे पास वो सारी फाइल जो मेरे पास पड़ी हुई थी मेरे गिटहब पे आके ना अपलोड हो गई। या इन स्टेप में किसी को इशू तो नहीं आया अभी तक कोई? अगर आप में से कोई साथ साथ कर रहा है तो आप बता दें अगर किसी को कोई इशू आ रहा है ये सब स्टेप करने में। क्लियर है सर? ये अच्छा तो आपने रिपोजिटरी बनानी, जी जी। रिपोजिटरी बनानी है ना यहाँ पे, जी जी, और और उसमें ये उसमें सारी फाइल्स अपलोड करना। अच्छा ये फाइल्स आपने एक तो डार्ट पाई वाली की है, और दूसरा आपने डाटा सेट की है, और थर्ड रिक्वायरमेंट वाली। ओके। जी और जी ये जी फर्स्ट जी। फर्स्ट वाली क्या है? ये रेडमी फाइल है, ये बनती है, इसकी रेपोजिटरी की अपनी होती है, ये एज इट अच्छा इज कोई ठीक इशू है। नहीं है सर। ओके, बस ठीक। ओके, अब सिंपली हमने क्या करना है कि इसके ना डिप्लॉयमेंट की तरफ जाना है, और हम स्ट्रीमलीट की जो डिप्लॉयमेंट है ना वो करते हैं हम इसका ना कम्युनिटी क्लाउड होता है ये वेबसाइट है ना, यहाँ पे जाके ना आप इसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं अपनी स्ट्रीमलीट ऐप की ना, जब आपने डिप्लॉय करना होता है अब यहाँ पे आते हैं। बेसिकली आपने यहाँ साइन इन कर लेना और अपने ना गिटहब अकाउंट को इसके साथ अटैच कर लेना, मेरा ऑलरेडी अटैच है। जब आपने डिप्लॉयमेंट करनी है तो आपने आके ना इसको साथ अटैच कर लेना अपने सर ये गिटहब स्ट्रीमलेट अकाउंट। के लिए मैंडेटरी है? जी जी, स्ट्रीमलीट के लिए है। हर जब आप जैसे ही आपका फ्रेमवर्क चेंज होता है ना तो आपका डिप्लॉय करने का मेथड चेंज हो जाता है। ओके सर, मतलब जो वो डिपेंड करता है कि मैं किसको यूज कर रही हूँ, जिसको मैं यूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा डिप्लॉयमेंट होगी। जी जी लाइक मैं जी अगर जी फास्ट एग्जैक्ट। एपीआई के थ्रू कर रही हूँ तो उसकी डिप्लॉयमेंट का तरीका अलग होगा कोई। जी जी बिल्कुल। तो आपने वो न्यू ऐप पे क्लिक किया ना तो यहाँ आपने अपना गिटहब का ना रेपोजिटरी का लिंक डालना होता है। मैंने अभी हमने रेपोजिटरी क्रिएट की थी ना ये वाली डायबिटीज वाली, तो मेरे पास ये डायबिटीज की रेपोजिटरी आ गई, और मेरी ब्रांच में ही थी ये। आपने इसको कुछ नहीं कहना, आपने यहाँ पे ना अपनी मेन फाइल का नेम देना है जिसको आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। मेरी मेन फाइल ऐप डॉट पाई थी, ऐप डॉट फाइल में मेरी डायबिटीज की ये सीएसवी फाइल भी कॉल हो रही है, और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल, आपने इसका पाथ नहीं देना होता है। ये जब स्ट्रीमलेट डिप्लॉय करता है ना ऑटोमेटिकली ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल को रन करता है, और ये आपने लाजमी साथ रखना है, वरना इसके बगैर आपकी डिपेंडेंसीज का इशू आएगा, आपकी डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। अब मेरे पास ऐप डॉट पाई मेरी मेन फाइल थी, और यहाँ पे आपने ना नेम सेलेक्ट करना होता है कि आप अपने ना क्या नेम रखना चाह रहे हैं अपनी ऐप का। जो आपका यूआरएल होता है ना, जैसे ऊपर आपको ये इधर शो हो रहा है, ये वाला नेम आपसे बेसिकली वो पूछ रहे हैं जो आपके ब्राउजर में शो जब आप उसको रन करें। तो जो आप रखना चाह रहे होंगे जैसे कि डायबिटीज प्रिडिक्शन लाइक दिस, ये अवेलेबल नहीं है इस टाइम, और 1 2 कर लेते हैं साथ। बेसिकली ये आपकी डोमेन होगी, डोमेन नेम होगा जो आपको यूआरएल देगा। और ये एक एडवांस सेटिंग में जाके ना यहाँ से आप पाइथन का वर्जन सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस वर्जन में करना है। आप 9 में कर लें, 10 में कर लें, 11 में कर लें। बेसिकली मैंने 10 यूज़ किया तो यहाँ 10 यूज़ कर लेता हूँ,
सर इसके लिए तो जरूरी नहीं है ना कि आपने जिसमें बनाई है वही वर्जन सेलेक्ट करेंगे, या ये जी जी, जरूरी कोई होता है? जरूरी नहीं है। ये देखिए मैं 9 यूज करता हूँ ना, इसमें डिप्लॉय कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं। बेसिकली ये चीज आपने तब यूज करनी है, ये जो नीचे बॉक्स नजर आ रहा है, जब आपने डेटाबेस यूज किया है या आपने ना TOML फाइल यूज किया स्ट्रीमलीट में। TOML फाइल आप कब यूज करते हैं, जब आप ओपन एआई कीज के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी सिक्योरिटी की ना वो अपने TOML फाइल के अंदर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो उसका वो आपने सारा हिस्सा ना यहाँ लिखना होता है, जो हमारे केस में भी नहीं है। तो बेसिकली जब आप यूज करेंगे ना या रियल टाइम प्रोजेक्ट पे हैकाथॉन्स में वर्क करेंगे, तो आपको वो करना पड़ेगा साथ। यहाँ पे ना आपको TML फाइल का लिंक डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, ये अब हमारे पास ना डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। बेसिकली यहाँ डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा डिप्लॉयमेंट का। ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 to 3 मिनट्स। ये स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ साथ ना कि अपने लॉग्स अगर कोई एरर आता है ना, तो आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट और TXT की फाइल रन की है, यहाँ पे लाइब्रेरीज इंस्टॉल होगी, तब जाके डिप्लॉय होगी हमारी वेबसाइट। ओके, किसी को कंफ्यूजन हो इसमें अभी तक जो हमने किया है? मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रिप्लाई हो जाए तो मैं करती हूँ। ओके। अच्छा, बेसिकली कोई बताना चाहेगा हम डिप्लॉयमेंट करते क्यों हैं? फॉर फ्यूचर पर्पस, मतलब जैसे हम किसी वेबसाइट को कहीं डिप्लॉय करते हैं तो इसको ऑब्वियसली। रन टाइम पे यूज कर सकते हैं हम। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। बेसिकली हमें किसी भी एक लिंक के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, हमें बार बार ना विंडोज स्टूडियो पे जाके कोड रन नहीं करना पड़ेगा इस तरह से जाके। और हम्म हम सिर्फ वो लिंक ओपन करेंगे और हमारी क्लाउड सर्वर पे पहले से वेबसाइट पड़ी होती है, और वहां से आके कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, यूजर के अलावा कोई भी आम कॉमन पर्सन इसको एक्सेस कर पाएगा। अच्छा, इसमें जो डाटा देंगे तो वो मतलब जो इनपुट्स देंगे, ठीक है, तो जब हम इसको रन करे होंगे, लाइक जो इसको यूज करेगा कोई भी, ठीक है, तो उसमें जरूरी है कि जो आपके उस डाटा में पड़ी हुई है वो वैल्यूज सारी वही दे, या कुछ खुद से भी दे के तो उसको प्रेडिक्ट करवा सकते हैं? नहीं, आप खुद से देख के देखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने बनाया है प्रोजेक्ट इसलिए ना, कि कोई भी किसी तरह का भी केस हो ना आपके पास, तो अच्छा, आप उसको उसको देंगे, वो प्रिडिक्ट कर दे, आपको कुछ भी दे सकते हैं हम डाटा में अंदर तो उसमें। कुछ भी ठीक है, हाँ सही, क्योंकि वो ऐसी बात है, प्रेडिक्शन कराएंगे। ओके। अच्छा। अच्छा, जब चलें, जब तक डिप्लॉय होता है तो मुझे ये बताएं कि सर लेट्स इसमें सपोज। डिजाइनिंग वगैरह हो सकती है, अगर हम पीछे बैकएंड पे इमेज लगाना चाहें, कोई डायबिटीज की या कुछ ऐसा? स्ट्रीमलीट में बेसिकली आप कर सकते हैं इसका ना, इसमें CSS को आप अटैच कर सकते हैं साथ। सर मैं फास्ट एपीआई देख रही थी, मैं मतलब उसमें ये था कि वही वाले जैसे हम CSV और इसको HTML के वो अटैच कर लेते हैं, तो वो कलरिंग जी जी, कर शलरिंग वैसे सकते हो जाती है। तो इसमें भी ऐसा, मतलब मैं अलग से फाइल उसमें ऐड करूंगी? हैं। नहीं नहीं, बेसिकली आप कर सकती हैं, इसका भी एक प्रोसीजर है हमारे पास ना, कि जब आपने इसके साथ अटैच करना होता है ना CSS को, तो उसके लिए आपकी एक कमांड लगती थी कुछ स्टाइल नाम की ना, अंदर आपको वो हो जाता है, इसके साथ भी अटैच आपका इंटीग्रेट हो जाता है वो भी मतलब वो फुल फ्लैज एक CSS। आपको लुक आ जाती है? मैं एक्चुअली जी मैं ये जी। पूछना चाह रही अब बेसिकली ये मैंने डिप्लॉय कर दिया ना, मैं चैट में आप सबके साथ ना ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप इस तरह करेंगे, आप सब ना इसके थ्रू क्या करते हैं, मेरी सेम वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है, देखिएगा आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट अपने ब्राउजर्स में ओपन हो जाएगी। अब ये मेरे पास मेरी वेबसाइट बन गई है। अब मैं कहीं से भी ना इस लिंक के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, तो वो हमें प्रिडिक्शन करके देगा, मतलब कि वर्क करेगा। लाइक 12, ओके, फॉर ग्लूकोज लेवल 67, ब्लड प्रेशर लेवल 120, स्किन थिकनेस 34,
इंसुलिन लेवल 72 42.0 है, डायबिटीज कैटेगरी 10 and 2.42 0.34. ओके, एंड देन एज 24 प्रिडिक्ट करेंगे तो ये हमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना प्रिडिक्शन देगा। और ये मतलब कि वेबसाइट हमारे पास वर्क कर रही है, आप सबकी तरह भी वर्क कर रही होगी, जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया ना, तो आप लोग वहां से देखिएगा कि आप सबकी तरफ भी ना ये वर्क कर रही होगी। यस सर, मेरे वाले को डायबिटीज है। एग्जैक्टली। ओके, ये थी हमारी डिप्लॉयमेंट। अब मैम मैम आप ना, आप जो क्वेश्चन करना चाह रही थी आप करिए। हाँ, मैंने भी रन किया है तो मेरे पास नो डायबिटीज का है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज कि हमें स्ट्रीमलाइट से रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जी जी हमारे पास किसी का कोई प्रोजेक्ट हमें ऐसा दे रहा है, ठीक है। और उसमें ये है कि हमें यूजर से इनपुट लेनी है सारी। वो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास डाटा सेट नहीं है। वो लाइक सारी ना लाइव सारा वो डाटा और रियल टाइम में सारा वो डाटा देना है हमें, ठीक है उसको। जैसे हम एक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो जी जी। अगर मैं स्ट्रीमलीट पे कुछ ऐसा करना चाहूँ तो, और फिर ये है कि उस डाटा को कहीं पे ना स्टोर भी करवाना है। तो उसके लिए आप एक मुझे मतलब अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताएंगे स्ट्रीमलीट के थ्रू हम रफ सा मतलब बताएंगे कैसे कर सकते हैं उसको। वैसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये आपने देखा ना, अभी फ्रंट एंड पे मैंने ये डाटा लिखा है, ठीक है। फॉर्म में आपके डाटा इसी तरह फिल होगा, हो गया ना जब आपके पास डाटा फिल। नहीं, ऐसे नहीं। लाइक मैं एक ऐप देती हूँ, ठीक है। और मेरे पास डाटा है नहीं है, लेकिन यह है कि मेरे पास क्या है, सिर्फ उसके फीचर्स है। लाइक मुझे पता है कि फीचर्स ये है मेरे पास, मैं वो फीचर्स दे दी है, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको एक बताती हूँ। कोई क्या है, कोई टीम है, ठीक है, किसी कंपनी की। उसने क्या करना है, उसने वो रियल टाइम में सारा डाटा वहां पे देना है। मतलब जैसे जैसे वो काम करते जा रहे हैं वो डाटा उसमें देते जा रहे हैं, ठीक है। जी जी। और डाटा फॉर द रिकॉर्ड मतलब वो स्टोर भी होगा, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो डाटा की स्टोर होगा। ओके। तो क्या हम इस जी टीमलेट जी, के थ्रू कर सकते हैं? कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। बेसिकली ये आप रियल टाइम ही डाटा दे रहे हैं उसे, अभी आपके फ्रंट एंड पे जो शो कर रहे हैं ना, रियल टाइम दे रहे हैं। ये डाटा सेट सिर्फ हमने यूज इसलिए किया था कि हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए, जिससे हमने प्रिडिक्शन लेनी है। इसका बाकी वर्किंग के साथ कोई लिंक नहीं है हमारे डाटा सेट का। हमारे ये डाटा सेट का लिंक है हमारे मॉडल की ट्रेनिंग के साथ, जो हमने ऊपर वाले स्टेप में की है, बस इतने हिस्से में। हमारा स्ट्रीमलीट सारा नीचे से वर्क कर रहा है, ये स्ट्रीमलीट वर्क कर रहा है हमारा। तो इसमें हमारे पास डाटा सेट है, हमारे पास एज इट इज कोई रोल नहीं परफॉर्म कर रहा। मॉडल ट्रेन करने के लिए जैसे हम लैब में करते थे ना, मॉडल ट्रेन हो गया, अब डाटा सेट हमारे पास किसी को वर्क किया नहीं है। तो बेसिकली हम ये सारा काम ना रियल टाइम में डाटा ले रहे हैं, ये सारा डाटा रियल टाइम ले रहे हैं। और ये जाके हमारे पास स्टोर हो रहा है हर एक वेरिएबल में। और आप उन वेरिएबल्स को डाटाबेस के साथ लिंक कर सकती हैं। जो हमने जितने भी फ्रंट पे डाटा लिखा है ना, वो सारा इधर आके स्टोर हो रहा है इन वेरिएबल्स में। प्रेगनेंसीज में, ग्लूकोज में, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, एज, ये सारा यहाँ पे स्टोर होगा हमारे पास। और आप ये जो वेरिएबल्स है ना, अब ये अपने डेटाबेस में पास करते हैं। एक डेटाबेस बनाएंगे ना आप, एसक्यूएलाइट 3 में बना लें या एसक्यूएल में बना लें, तो उसमें ये हम्म। वेरिएबल्स आप पास करते हैं, तो आपके पास वो डाटा स्टोर भी होता जाएगा। और क्या कहते हैं कि आप फ्रंट एंड से लेंगे रियल टाइम डाटा, और जैसे वो सबमिट करेंगे आपके पास डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर होता जाएगा आपका। ओके, अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मतलब ये बेटर अप्रोच, बेटर नहीं बेस्ट अप्रोच है? कोई अगर आपको कहता है कि हमें ये ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा मतलब अब जाहिर सी बात है, हम इसके थ्रू करें, सीमेंट के थ्रू करें, या कोई वेबसाइट बना के दें, या फिर कुछ और किसी और ऐप के मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू करें हम। तो उनमें से मतलब बेटर क्या होगी कि जो लॉन्ग टर्म मतलब चले और काम करे और सही तरह से, सही मतलब काफी टाइम के लिए चले। ओके, काफी टाइम के लिए स्ट्रीमलेट काफी टाइम के लिए चले, ओके। बेसिकली ये आप स्ट्रीमलेट पे भी कर सकती हैं, या आप जेंगो फ्रेमवर्क में मूव ऑन कर जाए। स्ट्रीमलेट में जब आप करेंगे ना, तो आपको ये स्ट्रीमलेट अपना लोगो देगा साथ, आपने अपनी तरफ रन किया हुआ ना। तो और ऊपर हम्म। भी डोमेन नेम में आपको ना ये इतना इस पार्ट देता है, मतलब कि स्ट्रीमलेट में ये आपको लाजमी देता है साथ। बेसिकली अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये नहीं चाहिए, तो जेंगो में बना लें। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ना डोमेन विदाउट, जो आपकी मर्जी की डोमेन होती है आपको वो देती हैं जेंगो में भी,
और आपको सारे लोगो भी शो नहीं करवाती। और बेसिकली अगर स्ट्रीमलेट में करना है तो आपको इतना गुजारा करना पड़ेगा फिर इसके साथ, और लॉन्ग टर्म ये भी चल सकता है आपके पास, और ये फ्री भी है। और बाकी अगर हम्म। वेबसाइट्स पे बनाती हैं तो वो आपसे ना चार्जेस लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपसे चार्जेस लेती हैं, जैसे रोको हो गया, और वेक्टरा भी अब वो क्या कहते हैं ये फ्री देने उसकी सर्विस बंद करती है। तो बेसिकली वो आपसे वो चार्जेस लेते हैं आपको ना लाइव करने के लिए वेबसाइट को, और स्टीमलेट आपको फ्री में दे रहे हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म ये चल भी सकता है आपके पास। सही हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, नेम मैं दोबारा बोलिएगा इनके। वो डिप्लॉयमेंट वाली वेबसाइट्स के एक यस सर। हेरोको था, वेक्टरा, हेरोको, वेक्टरा, पाइथन एनीवेयर एंड रेलवे, ये जेंगो के फ्रेमवर्क को ये क्या कहते हैं कि डिप्लॉय करती हैं वेबसाइट्स ये। चले आके मैं नेक्स्ट चले फर्दर डिस्कशन करती रहूंगी कभी जब आप बाइंड अप करें, टाइम कम रह गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारे पास ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो जितने स्टेप्स हैं ना, हमारे पास फुली फ्लैज प्रोजेक्ट बन चुका है अब इसके अलावा, और हमारे पास कुछ नहीं रह गया इसका। इसका कोड आपके साथ मैं स्लैक में शेयर कर दूंगा, जो हमने किया है, जो वर्क किया है आपका सब स्लैक के साथ शेयर कर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप लोग बता दें मुझे। उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा। जी जी क्लियर है, मतलब ये आज वाला तो क्लियर है। बस स्ट्रीमलेट के साथ ये आइकन का इशू है ना, कि वो अपना लोगो देते हैं और बाकी वो। जी जी। सर आज अब लास्ट बेसिकली, क्लास है हमारी। जी जी, बेसिकली आज लास्ट क्लास है, और मैम आसिया भी आई थिंक सो वो ज्वाइन करने वाली हैं हमें। अच्छा, जब हम डिप्लॉय करते हैं इसको, तो लेट्स सपोज कि हम किसी किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो फिर हम रिपोजिटरी अपनी यूज करेंगे या फिर कस्टमर की? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी यूज करेंगे। डिप्लॉयमेंट आपने करनी है ना, तो आप अपनी यूज करेंगे, जिसकी आपके पास एक्सेस होगी। कस्टमर आपको अपने एक्सेस नहीं देगा ना अपनी गिटहब की। तो वो फिर यूज जब वो करेगा, तो मतलब इसमें फिर ये नहीं होता कि जाहिर सी बात है रिसोर्सेज इसको, मतलब हमारे गिटहब पे रिसोर्सेज यूज कर रही है वो है, ठीक है। जी जी। तो फिर फॉर फ्यूचर पर्पस, मतलब फिर क्या वो जब भी रन करेगी तो वो फिर हमारा ही गिटहब करेगी यूज? जी जी बिल्कुल आपका यूज करेगी, क्योंकि आपने इसको मैनेज करना है ना, बैकएंड पे भी आप ही मैनेज करेंगे। कोई मसला हुआ इसमें तो क्या होगा कि आप उसको डील कर रही होंगे और आप ही मैनेज करेंगी इसको। वो आपको आपका जो एम्प्लॉय जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया तो आपको कहेगा कि आपने ये इशू आ रहा है, इस टाइम वेबसाइट चल नहीं रही। तो फिर आप अपने हम्म। गिटहब पे जाके देखेंगे क्या इशू आ रहा है, और वहां से उसको सोल्व करेंगी। अब मैं जो अभी प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया ना, मैं गिटहब पे जाके कोई भी चेंजेस करता हूँ ना, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरी ऐप पे पड़ेगा। मेरी ऐप डिप्लॉय तो है, मैं कोई लाइब्रेरी हटा देता ना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में से, तो वो क्या जी जी। होगा कि मेरी जो ऐप होगी ना उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, वो नहीं चलेगी। तो ओके ओके। बेसिकली आपने पीछे से मैनेज भी करना है बैकएंड पे उसे, और जब आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देगा तो आपको अपनी गिटहब एज इट इज यूज करने का एज इट इज कोई इशू भी नहीं ओके, सही सही। ठीक है, थैंक यू। है। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली रमज़ान की वजह से हम सेशन को डिसकंटिन्यू करें, और यहाँ तक हमारी मशीन लर्निंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। यस सर, और थैंक यू मशीन सो लर्निंग, मच। और जी जी। सर थैंक यू। हमने हमें इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया और हमें इतना टाइम दिया, मतलब हम अब गो थ्रू हो गए हैं कि हम चीज़ों मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। जी जी। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली रमज़ान के बाद शायद हम डीप लर्निंग की तरफ मूव ऑन करें और उसको देखेंगे। और अपने तौर पर भी आप लोग देखते रहिएगा साथ साथ के डीप लर्निंग के बिहाइंड मैट किस तरह वर्क करती है। बेसिकली डेटा साइंस में, या आपने अगर डीप लर्निंग में या एआई की तरफ जाना है ना, अगर आपको यही नहीं पता है कि इसके पीछे स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा
और जो हम प्रोबेबिलिटीज यूज करते हैं उसको कोडिंग के थ्रू कैसे करते हैं हम, तो आप बेसिकली जीरो है। ऐप बनाना ये काम नहीं है आपका। जो बेसिकली काम होता है एक एआई इंजीनियर का, वो ये होता है कि अपने लॉजिक को बिल्ड करना, अपनी स्टैट्स पे, अपने लीनियर अलजेब्रा पे और इंटीग्रेशन पे। आपको बेसिक बेसिक आती है, इंटीग्रेशन आती भी है, लेकिन पाइथन के कोड के थ्रू करनी नहीं आ रही, तो आप फिर भी एक ही फील्ड में ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये वो जो स्टेप्स है, आप डीप लर्निंग के जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों पे खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं। और मशीन लर्निंग में हमने बेसिकली जितना पॉसिबल हो सका था हमने इसका मैथ देख चुके हैं। और फिर भी अपने तौर पर आप इसको स्टडी करते रहिएगा कि आगे आप क्या कर सकते हैं या कितनी एडवांसमेंट ला सकते हैं आपके, क्योंकि जितना आप इसको स्टडी करते रहेंगे उतना आपके लिए फील्ड्स ना ब्रॉड होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हिमांशु, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम। मैं ठीक हूँ सर, आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में आज लास्ट क्लास है तो बस मैंने सोचा कि जो सर उसामा है उनका मतलब शुक्रिया अदा किया जाए, बिकॉज उन्होंने ये सेशन बहुत अच्छे से हैंडल किया और उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें अपनी एफर्ट लगाई है। और मैंने ये देखा है कि वो हर लेक्चर में वो अपना सारा पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके इतने अच्छे से आते थे और इतना अच्छा डिलीवर करते थे। नॉर्मली जो यहाँ पे वैसे बहुत सारे सीनियर्स हैं वो आते हैं, उनको ऑलरेडी चीजें पता होती हैं, वो करवा रहे होते हैं। मैंने देखा है उसमें कोई थोड़ी सी रेंडमनेस होती है, लेकिन आपका इतना वेल डेवलप्ड होता था। I वो पता agree चलता था with कि you. आप कितना एफर्ट करके आ रहे हैं, वो पता चलता था। तो मतलब कि आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इवन फॉर द फ्यूचर, कि आई होप कि हम जो है आपसे और भी सीखेंगे। लेकिन हम आपका ये सेशन हमारे लिए लाइक एक बहुत एक मैं कहूंगी कि हमारे लिए गिफ्ट था, एक ब्लेसिंग थी कि आप यहाँ हैं। आपने हमें इतना गाइड किया, मोटिवेट किया इवन, और हमें बहुत हेल्प की जहां जहां हमें हेल्प चाहिए थी, चाहे वो ये ऑन द बोर्ड थी या ऑफ द बोर्ड आपसे कांटेक्ट किया, आपने हमेशा हेल्प की। उसके लिए लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू सो मच उसामा। थैंक यू वेरी मच मैम आसिया, थैंक यू वेरी मच। मैम आसिया भी बेसिकली मॉडरेटर रह चुके हैं हमारे सेशन की ना, तो मॉडरेट मैम आसिया करती रही थी मुझे। पहले मुझे भी लाइव करना नहीं आता था स्टार्टिंग में ना, और मैम उस्मा हमारे पास स्टार्टिंग में थी, मैम उस्मा आई थी। तो बेसिकली मैम उस्मा आपका भी थैंक यू, आपने हमारे साथ नहीं मॉडरेटिंग नहीं की, उसामा, हेल्प थैंक की यू हमें। वेरी मच। मैं आई वी जॉइन टुगेदर बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अनफोर्सीन्स थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बैक ऑफ होना पड़ा। बट आई एम लाइक वेरी हम्बल्ड। हमारी बात होती रहती थी कि आपने यू डिलीवर्ड वेरी प्रोफेशनली अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम श्योर जितने भी यहाँ पे listeners थे, जितने भी learners थे, they learned a lot from you. So I'm very thankful to taking care so beautifully, and everybody learned from you based on their pitch. And I hope that you will keep continuing these efforts in future as well, because I can see that like the motivation you have given to all the students, it's really marvelous. थैंक यू वेरी मच मैम उस्मा And फॉर योर like काइंड I'm वर्ड्स। truly humbled कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, and I'm sure जितने भी लोग हैं they learn from you. And even I have no idea. I'm in IT, but I'm in a different side of the IT. But in the data sciences, AI and machine learning, I have learned a very basic stuff from you as well. So you are my teacher as well. So I'm thankful to have you and on board on those things. So thank you guys for listening him, and thank you for all the support. And I really encourage Usama, please continue this efforts in future as well. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for this kind words. It really means a lot to me. And thank you very much all of you. आपने सबने सेशन में मेरे साथ रहे, इतने सेशन में, और साथ मेरे साथ भी दिया आपने, और ऑन द बोर्ड भी, ऑफ द बोर्ड भी। आप सबसे मैं खुद भी सीखता रहा हूँ, आपसे भी सीखा, और आप लोगों ने भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखा है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं आपको सिखाऊं या इसके लिए ट्राई करूं कि अपनी बेस्ट दूं आप सबको। तो आप सबके साथ रहने के लिए बेसिकली आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम आयशा, मैम उस्मा, मैम आसिया, मैम आमना एंड मैम रिदा ऑल्सो। Yes, Aisha Mehboob ka bhi, like I'm very thankful to her as well because she took a lot of ownership. Asiya ka bhi, Thank you so much, ma'am. these girls took a lot of ownerships and just give you a hand at the same time. So yeah, so it's like a mutual efforts, and it's a team efforts, and wish you all the best for everyone for their careers and your future. So Thank you so all much my ma'am. best wishes So much, for ma'am. all of this.
It's Thank you already so much, sir. happy Ramadan. Ramadan is coming, so just pray for everybody and pray for everyone. So yeah. Thank you. Okay, Good guys, ये night. take care and मैं inshallah. कुछ ऐड करना चाहती हूँ Yeah, go ahead, please. सर उसामा के बारे में। अच्छा, मैंने मिड से ज्वाइन किया था जब ये मशीन लर्निंग पढ़ा रहे थे। तो मतलब मैंने मशीन लर्निंग और एआई से एलिमेंट जितने भी आई कोड के सेशन थे उनमें से ये सेशन था जिसके मैंने जो मेरे मिस हो चुके थे मैंने सारे वो लिंक सेव करके रखे हुए हैं। आल्दो टाइम नहीं मिल सका, लेकिन जो मशीन लर्निंग का मेरा इनके साथ रहा वो बहुत अच्छा रहा। मतलब जिस तरह से ये बैकएंड थ्योरी को लेके चलते थे, और मतलब बाकी तो काफी मैम आसिया ने जो अच्छी तरह से मतलब एक बता दिया आपके बारे में। लेकिन मैं ये कहूंगी आपको कि आपने इस लेवल पे आके अपने इतने मोस्ट सीनियर लोगों को जिस तरह से आपने पढ़ाया, और आप माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट देखना चाहेंगे रमजान के बाद डीप लर्निंग में। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। मैं ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई इनके लेक्चर्स। तो मैं भी अब मैं मामना इनके जो लेक्चर्स मेरे पास जो उनके लिंक सेव हैं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ उनको दोबारा से, कि थोड़ा सा गो थ्रू करूँ कि क्या है, क्योंकि नहीं अटेंड कर पाई थी। तो बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला वी होप कि आप दोबारा से आके तो हमें फिर से कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। सबका बहुत शुक्रिया, मैम उस्मा, हाँ मैम आसिया, और स्पेशल थैंक्स टू मैम रिदा। मैम रिदा के क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि जो समटाइम हमारे जहनों में होते थे, हम पूछना चाह रहे होते तो मैम रिदा वो क्वेश्चन रेज कर देती थी। और इस तरह से मेरे थैंक यू मैम। ख्याल सर उसामा को भी बहुत उसमें थोड़ा सा हुआ, अलर्ट हुए कि नहीं आई हैव टू डू समथिंग। तो वो पहले ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहे थे। और फिर इस तरह के मैंने सर उसामा से क्या ना, मैंने जो बेसिक है ना कि एक्चुअली में मतलब मैं वैसे खुद से पढ़ती थी तो मुझे ऊपर वाली चीजें समझ आती थी कि अच्छा ये एल्गोरिदम है ऐसे अप्लाई कर दो, बट उसके बैकएंड पे लॉजिक क्या चल रही है, मैथ क्या चल रही है, वो मैंने सर उसामा से सीखा। थैंक यू सर। और वही आपने आज बताया कि अगर आपको एज अ डाटा साइंटिस्ट जॉब करनी है तो आपको बेसिक आनी चाहिए उसकी कि बैकएंड पे स्टैट क्या चल रही है। यस एब्सोल्युटली थैंक राइट। यू सो मच सर। okay, then फिर मैं मीटिंग एंड करने लगा। Thank you very much all of you for staying with me and thank you for your support and love. Allah Hafiz to all of you. Allah bless you all. अल्लाह चलो हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज उसामा, थैंक यू। थैंक यू सो मच।